हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की भी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। हम लोग देख रहे थे PYQ। ये क्वेश्चन 2021 का PYQ है और इसमें हम लोग CDP देखेंगे। जनवरी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और एकदम बिल्कुल से क्विक टेस्ट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का देखेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि इज लो एंड कैनॉट बी मेजर्ड। सेकेंड ऑप्शन में कि इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। थर्ड ऑप्शन में कि कंसिस्ट ओनली ऑफ ए क्वांटिटेटिव चेंज। और फोर्थ में कि इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड। तो हिंदी में कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में धीमी गति से होता है एवं उसे क्या करते हैं, मापा नहीं जा सकता। देखिए, मापा नहीं जा सकता। या सेकंड में कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। थर्ड में कह रहा है कि मैं केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। और फोर्थ में कि अनियमित और असम्बद्ध होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में क्या विकास होता है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अब अपना आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड रहते हैं, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो एकदम लाइव जैसा ही फील होगा। और आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो एकदम लाइव जैसा फील होगा, ठीक है। देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड होगा ना। जो बाल्यावस्था की अवधि होता है, इसमें क्या होता है, विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुत स्तर में होता है और क्या होता है, मिश्रित होता है ना। हाथ पैर बड़ा होता है, हाथ पैर लंबा होता है, क्या बोलते हैं, हमारा शरीर लंबा होता है, यानी बहुत स्तर से। और क्या होता है, मिश्रित होता है, यानी कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। तो बाल्यावस्था की अवधि में क्या होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है ना। और ये जो धीमी गति से होता है उसे मापा नहीं जा सकता, ये वाली बात गलत है। विकास को हम लोग माप सकते हैं ना। और क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। तो ये कोई क्वांटिटेटिव परिवर्तन, ये वाला बात भी गलत है, ये वाला बात भी गलत है। लेकिन ये अनियमित असंबंध, ये वाला बात तो एकदम बिल्कुल से गलत है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे कि जोन ऑफ, सेकंड नंबर का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पेयर्स। सेकेंड में करें कि ए रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज फर हैज एज बट कैन नॉट। थर्ड में करें कि द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विथ different understanding arrive at a shared understanding. फोर्थ में करें कि the process in which children learn to perform tasks as said by the elders members in a society. तो हिंदी में देखेंगे कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है तो वो क्या है। पहला ऑप्शन में करा है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले जो समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्या होता है, क्षेत्र है। सेकंड में कह रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपने आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता यानी नहीं कर सकती, ये वाला होगा। या तीसरा वाला कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। चौथा में कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन होगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हम लोग देख चुके थे पहले वाला वीडियो में। ये तो लेव वाइजस्की का सिद्धांत था ना। तो उन्होंने कहा था जो बच्चों के वर्तमान स्तर है, जो बच्चों का वर्तमान स्तर है, बच्चों का जो यहाँ पर वर्तमान स्तर है उस पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क यानी वो अधिक कौशल वाले जो अधिक यानी MKO बोलते हैं ना, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो वयस्क यानी जो उससे बच्चे से अधिक जानने वाले आदमी या टीचर होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे या उनके फ्रेंड होंगे जो उनसे ज़्यादा जानते हैं, वे लोग यानी वे वयस्क क्या करेंगे, अधिक कौशल वाले समकक्ष की सहायता से क्या करेंगे, बच्चे द्वारा उपार्जित, जो बच्चा उपार्जित कर रहे हैं ना, जो बच्चा ग्रहण कर रहा है, जो बच्चा सीख रहा है, उसको किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, यानी जो बच्चे का जो प्रदर्शन उपार्जित किए जाने वाले
जो शिक्षा है उसके क्या है, मध्य का क्षेत्र है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। हम लोग पहले समझ गए थे ना, जो बच्चा का, जैसे हम लोग, ये बच्चा है, ठीक है, इसका ज्ञान है, ये एक सीढ़ी है, ठीक है, इसका ज्ञान यहाँ तक है, नहीं ये यहाँ से जा रहा है, इसको यहाँ तक ज्ञान है, ठीक है, लेकिन पहुंचना इसको इस जगह है, यहाँ तक इसको पहुंचना है, लेकिन ये नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, ये बच्चा यहीं तक पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर उसके पास MKO आ जाए, कोई उससे ज़्यादा जानने वाला आ जाए, तो उसके सहायता से क्या करेंगे, बच्चे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसी को क्या करेंगे, जो इसके बीच का जो अंतर होता है, इसी को क्या कहेंगे, यानी जो मध्य का हिस्सा होता है ना, जो मध्य का ज्ञान होता है, उसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चा का ज्ञान तो है यहाँ तक, बच्चा का ज्ञान है, यहाँ तक पहुंच गया है। जैसे बच्चा, हम लोग कहते थे ना बचपन में, अगर बच्चा को अल्फाबेट का अक्षर पढ़ने के लिए कह रहे थे, यानी हम लोग पहले जो सीख रहे थे ABCDEF, ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, हम लोग जेड तक नहीं पढ़ पाते थे। जब बचपन में, जब बच्चे थे उस टाइम, तब हमारे टीचर क्या कहते थे, उसके आगे बता देते थे, तब हम लोग इसके बाद फिर ऊपर तक पढ़ते थे, यानी जेड तक पूरा करते थे। इस प्रकार से हमारे टीचिंग क्षेत्र में इस प्रकार से होता है, ठीक है। या कोई भी क्षेत्र बोले जहाँ हम लोग का सीखने का मौका मिलता है, जहाँ हम लोग सीखते हैं उस टाइम, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कार्य होता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र का कार्य होता है, ठीक। अब थर्ड नंबर, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो गया था, फर्स्ट वाला ऑप्शन ना। अब थर्ड वाला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक कोडेक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट है ना, और सेकंड में कि आर बॉन्ड बाय सेंट्रेन एंड इरिवर्सिट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इरिवर्सिबली ना, इरिवर्सिबली ऑफ थॉट। थर्ड में कह रहा है कि कैन नॉट कंसर्व इट, क्लासीफाई एंड सीरियट, और फोर्थ में कह रहा है कि बिगिन टू इंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले। तो हिंदी में कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, तो पहला ऑप्शन में कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। सेकंड में कह रहा है कि केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है, और थर्ड में कह रहा है कि संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। फोर्थ में कह रहा है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही? तो देखिए, जो जीन पियाजे है ना, उसके अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, तो बच्चे जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, तो वो क्या करेंगे, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे ना, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क सोचेंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होगा, यानी जैसे दिमाग पे ही मैथ का हिसाब कर लेंगे, और इसके बाद प्रतिज्ञप्ति चिंतन करेंगे, ठीक है, यानी प्रोफेशनल थॉट करेंगे। तो ये कौन सा अवस्था में हो जाता है, बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ना, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट क्वेश्चन की एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, क्या है, मॉरल डेवलपमेंट टू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम इंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल, क्या कहते हैं, सोशल ऑर्डर। यानी फर्स्ट है कि द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड में क्या कह रहा है कि द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, थर्ड में कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंटल पर्पोज ओरिएंटेशन, फोर्थ में क्या कह रहा है कि द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो हिंदी में कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जो लॉरेंस कोलबर्ग है ना, उसका जो नैतिक विकास के सिद्धांत है, उसके अनुसार किस अवस्था में जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, तो ये क्या करेंगे, उस समय में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि पहला दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास में, दूसरा में कह रहा है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था
अभिविन्यास में, और तीसरा में कह रहा है कि यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास में, चौथा में कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिक्रियास अभिविन्यास में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड वाला ना, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास में। तो क्या करेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो बच्चा जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान जो सामाजिक प्रणाली है उसको संक्रियात्मक बनाए रखने से क्या होगा, धनात्मक मानवीय संबंध होंगे और सामाजिक वर्ग क्या होगा, सुरक्षित रहता है। तो ये कौन सा अवस्था में होता है, यानी सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास में, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास में। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ, क्या है, पेयर ऑफ टाइप इंटेलिजेंस एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड ऑफ स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन में कि स्पेशल थेरेपिस्ट, सेकंड में कह रहा है कि इंट्रापर्सनल सेल्स पर्सन, थर्ड में कह रहा है कि लिंग्विस्टिक स्कल्प्टर, और फोर्थ में कि बॉडी काइनेस्थेटिक एथलीट। तो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थिति आफलनोपालन संभावना के अनुसार सही है? तो बुद्धि का प्रकार है, जो बुद्धि का प्रकार संभावना में है, अंतस्थिति, ये संभावना वाला भाग इधर हो जाता ना, यानी अंतस्थिति अनुपालन संभावना। पहला कह रहा है कि स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतराव्यक्तिक विक्रेता, भाषिक में मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। तो कौन सा वाला सही जोड़ा है बताइए? तो देखिए, जो स्थानिक बुद्धि की बात है ना, ये स्थानिक वाला बुद्धि की बात है, तो ये मनोवैज्ञानिक का कैसे होगा, नहीं होगा ना, अंतराव्यक्तिक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो शारीरिक गति संवेदना है, जिसका शारीरिक गति संवेदना करने का क्या कहते हैं, उसका पास इंटेलिजेंस है, तो वो क्या होगा, खिलाड़ी होगा, एथलीट होगा ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, 5 का 4 वाला ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन। अब 6 नंबर का देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लेवाइजोसी, फर्स्ट ऑप्शन में कि लैंग्वेज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड में कह रहा है कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। थर्ड में कह रहा है कि चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकोर्स इन स्टेज। तो फोर्थ ऑप्शन में कि मैच्योरेशन ऑफ सेम्स स्कीमास लेड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो लेवाइजोस्की के अनुसार कौन सा वाला सही होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा में बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तीसरा कह रहा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। चौथा में कह रहा है कि इसकी माँ के परिपक्वन के बच्चों में क्या है, परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, ये तो जो ये सब बातें हैं ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिक का है और अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो जो लेवाइजोस्की के अनुसार है, तो ये कौन सा वाला बात है, यानी कौन सा वाला सिद्धांत होगा लेवाइजोस्की के अनुसार? तो देखिए, स्कीमा की बात करें तो स्कीमा की बात तो हम लोग को कहाँ से मिला है, पियाजे चाचा ना, यहाँ से मिला है। और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, ये भी पियाजे से है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो नॉन चॉम्स्की हो जाएगा। और फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। 6 नंबर का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। सेकंड में कह रहा है कि क्रिएट्स ए हिंड्रेंस इन द, क्या है, हिंड्रेंस इन
द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। थर्ड में कह रहा है कि इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फीडबैक टू पेरेंट्स। फोर्थ में कह रहा है कि इज वेरी important since it gives insight into children's understanding and helps the teachers to reflect on her pedagogy। तो हिंदी वाला में देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम, जो शिक्षण अधिगम है ना, प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं को क्या करता है, पहला है कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। दूसरा में कह रहा है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो ये रुकावट वाली बात तो एकदम गलत ही होगा। तीसरा में कह रहा है कि अभिभावक को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। और चौथा में कह रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो 7 नंबर का कौन सा वाला आंसर सही होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? देखिए, थोड़ा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है तो एकदम गलत होगा। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी गलत होगा। अभिभावक की प्रतिपुष्टि देने के लिए क्या करेंगे, उसका सफल है, कम सफल है, कम तेज है, ज्यादा तेज है, तो ये सब बातें पहचानना ये तो एकदम गलत है। और ये चौथा, पहचानना सही है लेकिन उसको क्या कहते हैं, नेम देना, बताना कि इस प्रकार से तुम कम हो, तुम ज्यादा हो, उसको प्रतिपुष्टि इस प्रकार से देने से ये वाला बात गलत है। ठीक है, ये चौथा वाला ऑप्शन लेकिन सही होगा। बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बच्चों की जो समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को क्या करता है, अपनी शिक्षा शास्त्र पर यानी पेडागोजी पर विचारने में सहायक होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अधिगमकर्ताओं का यही सब प्रोसेस होता है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। करा क्वेश्चन की अनइफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू reduce gender stereotyping and broadening developmental possibilities for all sexes is to ignore and dismiss biological difference among the sexes, to reinforce gender rules as क्या है, portrayed in the society। थर्ड में कह रहा है कि फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग्स। फोर्थ में कह रहा है कि फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रोमोट डिस्कशन। तो 8 नंबर में करा कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो पहला करा कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। दूसरा में करा कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। और तीसरा में करा कि एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। और चौथा में करा कि क्रियाकलापों के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना है। तो फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रोमोट डिस्कशन। ठीक है, तो क्रियाकलाप करेंगे, फिर मिश्रित लिंग समूह लेंगे, इसके बाद विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श के लिए उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, प्रोमोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। मल्टीलिंगुअलिज्म इन एस क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज ए डैश बाय द टीचर्स। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि अनएसेसरी एंड रिड्यूस रिसोर्स। सेकंड में कह रहा है कि ए हिंड्रेंस। थर्ड में कह रहा है कि ए प्रॉब्लम। फोर्थ में कह रहा है कि ए सिस्टमेटिक इशू। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए, एक गुण और साधन। दूसरा में कह रहा है एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, मल्टीलैंग्वेज में क्या है, मल्टीलैंग्वेज में क्या है, यानी बहुभाषीयता को क्या करेंगे, क्या समझेंगे, उसको गुण समझेंगे, रुकावट समझेंगे, समस्या या व्यवस्थागत मुद्दा। तो देखिए, ये सारी बात तो एकदम समझ से बाहर है, लेकिन ये वाली बात एकदम सही है। तो एक गुण और साधन होगा ना। 9 नंबर का कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला। देखिए, सीडीपी बहुत इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा तो इसमें स्कोरिंग अच्छा बनता है। इसको समझ के बनाना पड़ता है, ना कि रटना पड़ता है। कुछ बातें रटना पड़ता है, जैसे मनोवैज्ञानिक का नाम सब
उन लोग का सिद्धांत सब, ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसको याद रखना पड़ता है, नहीं तो किसका किसके ऊपर हो जाएगा, ये नहीं याद रखने से हो जाता है। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज ऑन इन विच। फर्स्ट ऑप्शन में करा कि द टीचर इशूज द टेक्स्ट बुक्स एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। सेकंड में करा कि द टीचर्स क्या है, segregates the children based on their abilities। थर्ड में करा कि द टीचर इशूज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर। फोर्थ में करा कि द टीचर्स इज फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटर्स टू नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। 10 नंबर क्या कहते हैं हिंदी में देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा वो है जिसमें पहला वाला ऑप्शन में करा कि अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करना चाहिए, उपयोग करता है। देखिए भाई इसको काट दीजिए, केवल वाला नहीं चलेगा। दूसरा में देखिए अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, ये क्षमता वाला बात भी नहीं चलेगा, एकदम काटना है इसको। तीसरा में करा है कि बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग करेंगे, ये वाला बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चौथा वाला अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। तो देखिए 10 नंबर का आंसर क्या हो गया, एकदम अपने आप आ गया, एकदम बिना क्या कहते हैं, बिना इसको रटे, बिना एकदम जोर लगाए ऐसे ही बन जाएगा। आप अच्छा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका जवाब निकल जाएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू विच थियरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑप्शन में कि लेवायोसे, सेकंड में कि जीन पियाजे, थर्ड में कि अल्बर्ट बंडूरा, फोर्थ में कि बीएफ स्पिनर। तो हिंदी में करा कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग बार बार इसको रट रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। जहां पर भाषा आ जाए, सांस्कृतिक से आ जाए, सोशल कल्चर यानी सांस्कृतिक समाज से आ जाए, तो ये लेव वाइगोस्की का होगा, ठीक है। यानी एस सी लेव वाइगोस्की की बात करें, एस सी और जेड पी डी या एम के ओ, ये तीन चीज आ जाए ना तो इसको समझ जाना है, ये लेवाइवस्की की बात है। तो 11 नंबर का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया था। अब 12 नंबर का देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। फर्स्ट ऑप्शन में कि लार्ज प्रिंट बुक्स, सेकंड में कि 3 डायमेंशन मैप्स एंड चार्ट्स, और थर्ड में करें कि क्या है टॉकिंग बुक्स, फेल्ड बुलेटिन बोर्ड्स, फोर्थ में क्या कह रहा है कि स्मॉल प्रिंट वर्कशीट। तो 12 नंबर का है कि आंशिक दृष्टि वाले, जो आंशिक दृष्टि वाले थोड़ा उसको कम दिखाई देता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं होगा, लर्निंग मटेरियल टीएलएम कौन सा उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसके बारे में बताना है। यानी बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, या फिर त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, या तीसरा में बोलती पुस्तकें हैं, स्पर्शी सूचना पट है, और चौथा में कराई यानी छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो देखिए ये मुद्रित पुस्तकें, जिसको दिखाई नहीं देता है तो वो पढ़ पाएगा नहीं, ना पढ़ पाएगा। त्रिविमीय नक्शा और चार्ट वो देख पाएगा नहीं, ना पाएगा। तीसरा नंबर का बोलती पुस्तकें नहीं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है।
अभी के लिए इसका आंसर इस चौथा वाला मान लेते हैं, ठीक है, छोटी मुद्रा वाली कार्डशीट। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि सेग्रेगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड प्रोवाइजनिंग ऑफ वेकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सेकंड में कह रहा है कि डायग्नोस्टिक लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन। थर्ड में कह रहा है कि प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन विथ डिफरेंट हैंडीकैप्स। फोर्थ में कह रहा है कि द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल। तो 13 नंबर के कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। क्या अंतर्निहित विचार है? यानी पहला कह रहा है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना है। दूसरा में कह रहा है कि बच्चों की अक्षमता के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना है। और तीसरा में कह रहा है कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना है। चौथा में कह रहा है कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा यानी पाने का अधिकार है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन ना। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम। और सेकंड में कह रहा है कि गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। थर्ड में कह रहा है कि प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। फोर्थ में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट। तो चौथा वाला ऑप्शन में कह रहा है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, या फिर वे प्रश्न जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तीसरा में कह रहा है कि प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या फिर चौथा में कह रहा है कि रटने पर आधारित परीक्षा देकर। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर ना। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज प्रिवेंट बोर्डम। तो ये प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी निरस्ता को दूर कर सकते हैं ना, और आगे उन्हें बढ़ा सकते हैं। 15 नंबर के आंसर क्वेश्चन देखेंगे। चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट। सेकंड में कह रहा है कि थ्रू फिजिकल हेल्थ चेकअप। थर्ड में कह रहा है कि एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। फोर्थ में कह रहा है कि असेंसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स। तो 15 नंबर के पठन वैकल्प्य, जो पठन वैकल्य है बच्चों की पहचान किस यहाँ पर होता ना, पहचान किस प्रकार की जा सकती है, तो उनके सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, न कि उनकी पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तीसरा में उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, या फिर चौथा में उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्या को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो देखिए पठन वैकल्प्य की पहचान कैसे करेंगे, तो ना ही उनके सामाजिक संदर्भ को जानना है, ना ही उसका पूर्ण शारीरिक परीक्षण करना है, ना तो उनकी जटिल उच्च स्तरीय समस्या को जानना है, बल्कि उसका क्या है, उनका पढ़ने और लिखने की कौशलता को विश्लेषण करना है। तो 15 का थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुई। आप लोगों को कैसे लगा आप अपना कमेंट राय जरूर बताइएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।